गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष विधानी है और मुझे आज के कार्यक्रम के लिए आपका सूत्रधार बनकर बहुत ही खुशी हो रही है। पहले दिन हमने बात की क्यों अच्छी सेहत और क्यों अब। हमारे साथ जुड़े थे अर्जुन जी। अर्जुन जी ने हमें बताया आपका स्वास्थ्य तीन मुख्य बातों पर निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, आप कितना चलते हैं और आप मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। यदि इनमें से कोई भी असंतुलित है तो यह बाद में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। और उन्होंने हमारे साथ कुछ आंकड़े भी साझा किए थे, जैसे कि 10 में से 4 लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, 4 में से 1 लोगों को मधुमेह का खतरा है, 10 में से 7 लोग तनाव से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि भले ही आपका भोजन स्वास्थ्यप्रद लगता हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपके शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषण ना हो। और यदि आप सक्रिय नहीं हैं और तनावग्रस्त हैं तो यह इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है और हमारे स्वस्थ रहने की अवधि को भी प्रभावित कर सकता है। यह हमारे साथ साझा किया था अर्जुन जी ने पहले दिन पे। कल हमारे साथ जुड़ी थी अपर्णा दामले जी और उन्होंने हमारे साथ साझा किया, जी हां, दूसरे दिन अधिक स्वस्थ प्रसन्नचित रहने के लिए सावधानी पूर्वक भोजन करने की कला और विज्ञान। संतुलित पोषण के प्रमुख सिद्धांतों की उन्होंने खोज करके हमारे साथ शेयर किया था। उन्होंने कहा था अपने भोजन में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और जीवंत फलों और सब्जियों को प्राथमिकता दें। उन्होंने हमारे साथ यह भी शेयर किया कि परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और संतृप्त वसा को बिल्कुल ना कहें। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रोबायोटिक्स शामिल करना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्रिय रहें, सोने के समय की दिनचर्या बनाए रखें और उन जज को प्राप्त करें। जंक फूड, धूम्रपान और भोजन और सोते समय स्क्रीन पर अत्यधिक समय नहीं बिताना चाहिए। बेहतर पाचन, कम कैलोरी का सेवन, लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करना और अधिक वजन के जोखिम को कम करना। तो दोस्तों, अब आप अपने खाने की आदतों को बदलने और अपने समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए इस 21 दिवसीय यात्रा में इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए प्रत्येक भोजन का मन भावन आनंदानक उसे बनाएं। और आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हम ये चर्चा करेंगे कि कब खाना है, अपने भीतर की घड़ी को सुने। तो इसके लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल वक्ता है जो हमें इसके बारे में समझाएंगे और हमारा लक्ष्य हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य एवं खुशहाली। तो आप आराम से बैठे रहें और सीखने के लिए तैयार हो जाएं और उन चर्चाओं में शामिल हो जाएं जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेंगी। आइए शुरू करें। क्या आप तैयार हैं? जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ, कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या आप आज के इस तीसरे दिन के लिए तैयार हैं। तो चलिए, आइए हम हमारे पहले वक्ता को आमंत्रित करते हैं इस वर्चुअल मंच पे, जो है यूएसए से और इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए से। जी हाँ दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे और इस आप वर्चुअल मंच पे आमंत्रित करेंगे डॉक्टर श्याम को। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू।
Thank you, Manish, and a good morning to you. आज आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि डॉक्टर स्वाति शुक्ला जो एमए के इनोवेशन साइंस के साइंटिस्ट हैं आज आपको एक दिलचस्प रिसर्च के बारे में बताएंगी। और लेकिन उससे पहले जस्ट इंट्रोड्यूस करो डॉक्टर स्वाति को। डॉक्टर स्वाति है उनका पीएचडी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी से। वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है और उनका 8 साल से ज्यादातर एक्सपीरियंस है। और वो हमारे एमए के वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट है जिसका सोच बहुत तेज है और बहुत डीप है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो हमारे साथ है एक अमेजिंग स्टोरी आपको बताने के लिए अबाउट मॉर्निंग न्यूट्रिशन। लेकिन डॉक्टर स्वाति आने से पहले आज का मेरा सोच जरा अलग है क्योंकि लास्ट वीक ही मैंने किसी का मेरा रेडिस का रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैंने देखा उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। तो मैं इसके बारे में जरा जानकारी दूं आपको, खासकर उसका रिलेशनशिप क्या है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे अक्सर हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, आपके खून में एक तरह की फैट है। हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वेसल की दीवारों में जमा हो सकता है, जिसे प्लैक्स बनता है। और ये प्लैक्स आपके ब्लड वेसल्स को बहुत नैरो बना सकते हैं, जिससे खून का फ्लो मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसका इसका नतीजा, इसका प्रॉब्लम क्या है कि हार्ट की जैसे हार्ट बीमारी जैसे हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के कारण बन सकते हैं। तो पहले हम जरा डाइटरी हैबिट्स को देखें। तो ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स जैसे घी, बटर, फ्राइड स्नैक्स और स्वीट्स जो ज्यादातर सैचुरेटेड फैट से, इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से और शुगर से भरा होता है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि हमारे इंडियंस में जरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जन्म से ही हमारे जीन्स में एक 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 इफेक्ट है हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए। तो इसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं, जो ब्लड में अबनॉर्मल लेवल्स ऑफ लिपिड्स का होना होता है। तो फिर तीसरी बात रही कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये तो बहुत कंसर्न की बात है। मुझे पता है कि मेरे मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, जो मेरा मेरा कजिन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके उनके दुकान है, वो हर वक्त बैठते रहते हैं। तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण कई इंडियंस में फिजिकल एक्टिविटीज रिड्यूस हो गई है, जो हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज का रिस्क बनता है, बढ़ाता है। तो अम, तो अब जब मैंने रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लिया है, आप सोच रहे होंगे कि हमें कुछ ड्रग्स लेनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए, राइट? आप तो सोचते होंगे। एक्चुअली कुछ रिसर्च ने दिखाया है कि एलडीएल डाइट से भी रिड्यूस रिड्यूस कर सकते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ऑफ कोर्स, कोई भी डाइट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशन से कंसल्ट करना जरूरी है। तो मैं आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग क्लिनिकल स्टडी के बारे में बताऊंगा अभी। तो आप सुना होगा एक डाइट का नाम, जिसका नाम है वीगन डाइट। तो वीगन डाइट क्या होता है? एक वीगन डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो सारे एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड करती है। इसके मतलब जो सब वीगन डाइट फॉलो करते हैं वो मीट, फिश, मिल्क, चिकन, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स या कोई भी एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स नहीं खाते। इसके बजाय वो प्लांट बेस्ड फूड्स पर फोकस करते हैं। लेकिन याद रखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि हेल्थी प्लांट बेस्ड, तो ये हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते हैं, अनहेल्थी नहीं। तो अभी एक रिसेंट स्टडी हुआ था, एक्साइटिंग रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। इस स्टडी ने वीगन डाइट
और omnivorous डाइट के इफेक्ट्स को हार्ट के हेल्थ पर कंपेयर किया। omnivorous डाइट क्या होते हैं? वो डाइट जो हो हम मीट, मांस, वेजिटेबल सब खाते हैं, मिक्स डाइट होते हैं। तो ये स्टडी पूछ रहा था कि क्या है इम्पैक्ट, ए वीगन डाइट के इम्पैक्ट क्या है, ए omnivorous डाइट के इम्पैक्ट क्या है। तो स्टडी में ऑलमोस्ट 44 आइडेंटिकल ट्विंस शामिल थे। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों उन लोग सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप एक ही होता है। तो ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस स्टडी में 44 आइडेंटिकल ट्विन शामिल थे, जिसमें एक ट्विन वीगन डाइट फॉलो कर रहा था और दूसरा ऑमनिवोरस डाइट फॉलो कर रहा था 8 वीक के लिए, 8 हफ्ते के लिए। तो पहले 4 हफ्ते के लिए मील्स रिसर्चर्स ने प्रोवाइड किया गया और द लास्ट 4 हफ्ते ने पार्टिसिपेंट्स ने खुद मील प्रिपेयर किया एज पर द गाइडलाइंस। उनको बताया गया था कि प्लीज आप एक वीगन डाइट ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो और ऑमनिवोरस डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सो 8 वीक के स्टडी थे। उनके मेन फोकस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर था, लेकिन स्टडी ने दूसरे हेल्थ फैक्टर जैसे कि प्लाज्मा लिपिड्स, ग्लूकोज, इंसुलिन लेवल, बॉडी वेट और कई कई सारी चीज उन्होंने टेस्ट किया। तो रिजल्ट्स अचानक था, अमेजिंग, रिमार्केबल। तो इसके लिए मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं ये रिजल्ट। 8 वीक्स के बाद वीगन डाइट्स वाले पार्टिसिपेंट्स ने उनका सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में, फास्टिंग इंसुलिन में और बॉडी वेट में कंपेयर टू द omnivorous काउंटरपार्ट्स। तो ये डाइट का पावरफुल इम्पैक्ट दिखाते हैं हमारे हेल्थ पर, स्पेशली हार्ट हेल्थ पर, जो हम इंडियंस को बहुत केयरफुल होना है, राइट। तो स्टडी ने ये भी देखा कि पार्टिसिपेंट्स के लिए डाइट फॉलो करना, ये जो वीगन डाइट है फॉलो करना कितना इजी था। उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ गया, उनका ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग बढ़ गया। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंश्योर करती है कि फाइंडिंग सिर्फ क्लिनिकली, वो जो क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए नहीं, हम ये प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी में भी ले सकते हैं। तो यही था मेरा आज का सोच। तो चलिए अब मिलेंगे डॉक्टर स्वाति शुक्ला से और उनके अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए। डॉक्टर स्वाति, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम इस अमेजिंग स्टोरी के लिए। और जैसा कि आपने बताया, इतना इंसाइटफुल था ये। जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं, जिस समय पे खाते हैं, उसका कैसे असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो आज का टॉपिक भी कहीं ना कहीं एक इससे रिलेटेड है, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, राइट। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत वार्म वेलकम, और आई मस्ट से अ वेरी वेरी गुड गट मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम काफी कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के साथ, कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स के साथ जो हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ मोमेंट। ओके, ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे अपने अंदर की एक घड़ी के बारे में। आपको शायद ये पता नहीं होगा, या आपने कई बार ऐसे आपको अंदर से एक सिग्नल्स मिले होंगे, राइट, कि जो आप बॉडी आपको देने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि उसको किसी एक स्पेसिफिक चीज की जरूरत है, जैसे हम आगे देखेंगे, राइट। अंदर की आवाज जो हमारी बॉडी को ये डिमांड करती है, हमसे डिमांड करती है कि हम हेल्थ की तरफ जाएं और उससे ज्यादा डिविएट ना हो। कल के टॉपिक में आपने देखा कि हमें क्या खाना है और कैसे खाना है, और वो कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। आज हम इसी अंदर की जो हमारी बॉडी क्लॉक है, हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कब खाना है भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या खाना है और कैसे खाना है, राइट। तो शुरुआत करने से पहले, जैसे हमने बोला, हमारी एक अंदर की जो आवाज है, जिसको अगर हम विज्ञान के टर्म्स में बोले, मतलब हमारी एक अंदर की घड़ी, एक इनर बॉडी क्लॉक,
उससे आप क्या समझते हैं? क्या आता है आपके दिमाग में? जैसे आप बोलते हो हमारी एक इनर क्लॉक, हमारी एक अंदरूनी घड़ी। आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और मैं उनको पढ़ भी सकती हूँ। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके मन में है आप यहाँ पे बता सकते हैं। हमारी अंदर की घड़ी जैसे हमारी दीवार पे टिक 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 बोलती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी बोलती है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी होते होंगे। वेरी गुड सत्येंद्र जी, सर्काडियन रिदम, यस यस। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बायो क्लॉक शंभू जी, एक्सीलेंट। यू आर ऑलरेडी, आप सब एकदम ट्रैक पर हैं। सर्काडियन रिदम, वो ऑस्किलेशंस जो हमारे पूरी बॉडी में होते हैं। तो ऐसे वो कौन से, अगर आप कुछ वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा हो कि आपके अंदर में एक क्लॉक है जिसको आपने नोटिस किया हो। कुछ भी उदाहरण हो सकता है, सुबह, रात, दिन, शाम। Sign and symptoms, circadian rhythm, hunger, sleep, amazing, heartbeat. Yes, when you be hungry, then we eat. Absolutely. Very good. Amazing. Exactly. हम में से कितने लोगों को ऐसा होता होगा कि हम जब रात जैसे ही होती है, जैसे ही समय आने वाला होता है, जिस टाइम पे हम ज्यादातर सोते हैं, उस टाइम पे हमें खुद से ही जमाई आने लगती है, राइट? या हम जब मॉर्निंग में उठते हैं और हमको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है समय पे, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, राइट? हमको भूख लगती है, जिसका एक टर्म होता है हैंग्री। मतलब हम हंग्री भी हैं और उसी हंगर के चक्कर में हम एंग्री भी हो जाते हैं, राइट? इरिटेबिलिटी। वो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है, हमारा शरीर भी हमको उल्टा एक सिग्नल दे रहा है कि हमको भूख लग रही है। हमारे शरीर को समय के हिसाब से इस समय खाना मिलना चाहिए। जब नहीं मिल रहा है तो वो साइंस है, जैसे पेट का गुड़गुड़ होना या हमको इरिटेबिलिटी होना, राइट? वो कुछ ऐसे सिम्टम्स है या साइंस है जो हमारी यही अंदर की घड़ी हमको देने की कोशिश कर रही है। और यही होता है हमारा बॉडी क्लॉक। अगर इसको हम एक नेचर या एक प्रकृति से कनेक्ट करने की कोशिश करें कि क्या होता है ये बॉडी क्लॉक, आप देखेंगे चाहे वो एक छोटा सा छोटा पौधा हो, एक पेड़ हो, फूल हो या कली हो, या एक पक्षी हो, पशु हो, सब रात में एकदम शांत हो जाते हैं, राइट? और जैसे ही सुबह की पहली किरण जब पड़ती है हमारे पृथ्वी पे, हमारी धरती पर, धूप की, सूरज की, उसके साथ ये वापस से सबके सब एकदम ही अलाइव हो जाते हैं, राइट? एकदम ही इनके अंदर जीवंतता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब के अंदर प्रकृति का ये एक नियम है, ये इस प्रकार से एक बनावट, एक संरचना है कि हम जब भी उठते हैं या हम जो सोते हैं, वो हमारे बॉडी क्लॉक के और प्रकृति के बीच में एक सिंक होता है, राइट? और ह्यूमंस, हम भी वैसे ही हैं, रात को सोना और सुबह उठना। लेकिन कितना हो सकता है? प्रकृति के छोटे छोटे जो जीव हैं, पक्षु हैं, पक्षी हैं, ये सभी इसी बॉडी क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम एज अ ह्यूमन इतने एम्बिशियस हैं, हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम इतना कुछ हासिल करना चाहते हैं कि हम कितना इन सबको फॉलो कर पाते, राइट? हमारे अंदर भी यही क्लॉक प्रेजेंट है। और आपको भी कभी कभार ऐसा लगा होगा कि हम डिफाइन कर रहे हैं, हम इसी ही बॉडी क्लॉक या जो हमारे अंदर शरीर की जो ये क्लॉक है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट? इसी वजह से शायद हमारी अंदरूनी घड़ी हमें बोलती है कि सुबह उठ के हमें भूख लगनी चाहिए, रात को हमको जम्हाई आनी चाहिए या यौन होना चाहिए, हमें लेथार्जी फील होना चाहिए, क्योंकि वही समय है हमारे पास जब हम अपने बेड पे जाते हैं और हम सोते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। लेकिन हम एज ह्यूमन बीइंग इतने एम्बिशियस हैं कि आप देखिए कि हमको लेट नाइट भूख लगती है, हमें मॉर्निंग में उठ करके थकान लगती है, हमें जमाइयां आती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है? और आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, राइट? तो यही है कि हम अपनी बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत लोगों को ये ऐसा फील हुआ होगा, राइट? नाउ अगर अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो क्या होती है ये हमारे जो शरीर के अंदर जो ये बॉडी क्लॉक होती है, क्या होता है, राइट? ये जो इनर बॉडी क्लॉक होती है या घड़ी जो है हमारे शरीर की, ये एक 24 घंटे की होती है, जैसे आप में से कई लोगों ने उसको बताया सर्काडियन रिदम,
यस, ये मॉर्निंग और नाइट का जो एक पैटर्न है, दिन से लेके रात तक, सुबह से लेके रात तक का, ये 24 घंटे की जो हमारे शरीर के अंदर क्लॉक है, यही हमारी एक रेगुलर बॉडी क्लॉक है। और अगर आप देखिए, इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। इसी 24 घंटे को हम 12-12 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं। सनराइज से, यानी आपका सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक का समय। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, यानी वो हमारा मेजरली हमारा दिन का समय है। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन होता है। आपका शरीर स्फूर्ति वाला होता है, आप एनर्जेटिक होते हो, आपका माइंड भी ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा अलर्टनेस होती है, राइट। और उसके बाद आपके जो भी ऑर्गन होते हैं, जैसे आपकी एनर्जी अंदर होती है, जैसे आप पूरे दिन अपने कार्य को करते हो, उसी प्रकार से आपके अंदर के भी जो ऑर्गन्स हैं, वो भी कंटिन्यूअसली आपके इस शारीरिक मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है और उसको एक्टिवेट रखती है। लेकिन वैसे ही सूर्यास्त के बाद से अगले दिन के सूर्योदय तक, ये अगला जो हमारा 12 घंटे है, ये एक ऐसा समय होता है जब हमारी बॉडी, जैसे हमको नींद की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को भी आराम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी काम की जरूरत होती है। यानी वो एक समय होता है जब हमारे शरीर के अंदर काफी सारा रिपेयर होता है, मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है, रीबिल्ड होता है, क्योंकि हमने पूरे दिन तो इस्तेमाल कर लिया, जो भी हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, एनर्जी थे, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। तो रात का वो समय होता है जब वहां पर रिपेयर होता है, रीबिल्ड होता है, और वो समय होता है जब हमारे शरीर को भी, हमारे दिमाग को भी आराम की सख्त जरूरत होती है, राइट। तो यही है हमारी एक बॉडी क्लॉक। 24 घंटे की जो हमारी शरीर के अंदर की अंदरूनी घड़ी है, वही हमारी बॉडी क्लॉक है। नाउ इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि बॉडी क्लॉक काम कैसे करती है, क्या होता है उसके अंदर। आपने देखा होगा, हम सबके घरों में होगा कि भाई एक आपका एक मेन स्विच होगा, हमारा एक इनर मेन स्विच होगा, जो बाकी जितने भी छोटे छोटे स्विचेस हर एक कमरे के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होगा, राइट। वो आपका मीटर के फॉर्म में हो सकता है, जो मेन सॉकेट है उसके फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो एक मेन क्लॉक होगा या एक मेन स्विच होगा। अगर वो आपका काम कर रहा है अच्छे से, वहां पे ट्रिपिंग नहीं हुई है, तो वो आपके बाकी सारे स्विचेस में करंट देगा, और जब जरूरत होगी आप स्विच ऑन करेंगे और काम करेगा आपका घर। आपके घर में लाइट होगी, फैन होगा, हवा चल रही होगी, जहां पे भी उन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, वो सब आपको मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे एक मेन स्विच का काम होता है, हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा मेन स्विच होता है, या उसको हम इनर क्लॉक जो बोलते हैं, राइट। वो हमारे होता है ब्रेन में, राइट। वो हमारे ब्रेन में वो स्विच प्रेजेंट होता है। अब जब एक बार वो एक्टिव हो गई, उसके अंदर वो जो एक एक वाइब्रेशन है, एक जैसे मेन स्विच में आपका करंट पास होता है, वैसे ही इसको भी जब वो स्टिमुलस मिलता है, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे जितने भी स्विचेस हैं या छोटे छोटे जितने भी क्लॉक्स हैं हमारे शरीर के अंदर, अलग अलग जगह पे इंडिविजुअल क्लॉक्स, क्योंकि वो जो क्लॉक्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गन्स में फिट है, राइट। आपका जब ब्रेन का मेन क्लॉक या मेन स्विच ऑन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपके जो अलग अलग ऑर्गन के स्विचेस हैं, वो क्लॉक से वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे वहां पर करंट है, तो यहां पर वो क्या स्टिमुलस है, वो क्या ऐसी एक्सटर्नल या जो बाहर की ऐसी वो स्टिमुलस है, जो आपके इस मेन स्विच को या आपके ब्रेन के क्लॉक को, आपकी बायो क्लॉक को ट्रिगर करता है। जैसे लाइट, वो भी जब आपकी नेचुरल लाइट होती है, राइट, जो सूरज की पहली किरण पड़ती है, वो सबसे पहले आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है। लेकिन उसके साथ ही साथ स्टडीज ये भी बताती हैं कि आप जिस प्रकार का खाना खाते हैं, जो डाइट है, जब आपके शरीर में पहले टाइम पहुंचती है, वो भी आपके ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है अलॉन्ग विथ योर ब्रेन। और इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज भी, जो फिजिकल मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, जब हम बेड पे होते हैं तो फिजिकल मूवमेंट इतना नहीं है, लेकिन जब हम सोकर उठते हैं, हमारा फिजिकल मूवमेंट जैसे शुरू होता है, वो भी एक सिग्नल है, इसी ही लाइट की तरह, इसी ही डाइट की तरह, जो आपके जो ऑर्गन क्लॉक्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनके अंदर लाइफ लेकर के आता है, राइट। सो अब इससे होता क्या है, अब आपके जो ये बॉडी क्लॉक है, राइट, अब आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए, जब आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ये बॉडी क्लॉक, आपके जो ऑर्गन के अंदर अलग अलग घड़ियां हैं, जब वो एक्टिवेट हो गई हैं, तो वो कैसे और क्या क्या किस प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर कार्य प्रणाली चल रही है या फंक्शंस चल रहे हैं, उसको इम्पैक्ट करता है।
आप गेस कर सकते हैं और अपना कमेंट यहाँ पर चैट में ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में है, जब आपका ब्रेन एक्टिवेट है, जब आपके शरीर के अंदर अलग अलग घड़ियां एक्टिवेट है, तो कौन से वो फंक्शंस है जो इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं? कम ऑन, थैंक यू सो मच। प्यास लगती है, भूख लगती है, हेमा देसाई जी। यस, गर्मी लगती है, ठंड लगती है, बिल्कुल बिल्कुल, यस, ये कुछ फंक्शंस हैं क्योंकि ब्रेन तो मेन ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट अरुण जी, वेरी राइट। व्हेन योर गट सेज हंगर, आनंद जी, करेक्ट। प्यास लगना, भूख लगना, थिंकिंग, मेंटल क्लॉक, यस, कंसंट्रेशन, जो हमारा इम्पैक्ट होता है इसी बॉडी क्लॉक से। वेरी गुड, अमेजिंग। यही कुछ फंक्शंस हैं और आप देख सकते हैं कि कितने वाइड अरे ऑफ फंक्शंस हैं और उनसे जुड़े हुए कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो इसी ही, जब आपका ब्रेन एक्टिव होता है, जब आपके ऑर्गन की जो घड़ियां हैं वो एक्टिव होती हैं, तो किस प्रकार से आपके ये बॉडी क्लॉक आपके अलग अलग फंक्शंस को इम्पैक्ट कर सकता है। चाहे वो आपका सोना हो, और सिर्फ सोना नहीं, अगर आपकी ये बॉडी क्लॉक ठीक होगी, आपकी दीवार पे घड़ी अगर जो टंगी हुई वो ठीक होगी, तो ही आप सही समय पर सोएंगे, सही समय पर जागेंगे, सही समय पे अपने सब काम करेंगे, राइट? तो बॉडी क्लॉक ठीक होगी, आपका जो सोने का टेंडेंसी, जिस प्रकार की आप स्लीप ले रहे हैं 7 से 9 घंटे की, वो आप अश्योर कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने बताया इवन अलर्ट माइंड, फोकस, अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन, वो भी इम्पैक्ट होता है। स्ट्रेस हार्मोन या स्ट्रेस को जो मैनेज करने की क्षमता होती है वो भी। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, छोटे छोटे भागों के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, आप में से अभी बताया कि किस प्रकार से ठंड लगती है, गर्मी लगती है, वो भी कंट्रोल होता है हमारी बॉडी क्लॉक से। डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये अलग अलग प्रकार की डाइजेस्टिव जो क्षमता होती है उसमें भी क्लॉक प्रेजेंट है, जहां पर सिर्फ ब्रेन का क्लॉक नहीं, आप जिस समय पे खाना खा रहे हैं उससे भी वो ट्रिगर होती है क्लॉक। तो यस, डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, हार्ट रेट, वो भी इंपैक्ट होता है। हंगर, आपको किस समय भूख लग रही है, किस समय आपको, आपका पेट भर चुका है, आपको भूख नहीं लग रही है, किस समय प्यास लग रही है, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके बॉडी क्लॉक के थ्रू कंट्रोल होते हैं ना। जब हमने इतना समझ लिया इस बॉडी क्लॉक के बारे में, तो आप सोचिए, जब प्रकृति और छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं वो भी इस क्लॉक को फॉलो करते हैं, और वो भी डिसिप्लिन के साथ, वो एक ही समय पर हर दिन उठेंगे और सोएंगे, हम एज अ ह्यूमन अपनी इसी बॉडी क्लॉक के साथ कितना मिस कर लेते हैं। कितनी बार हम, जैसे हमने देखा, हमें रात को भूख लग रही है, हमें सुबह नींद आ रही है, राइट? हमारा स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, हम लाइट ऑफ करके हमारे बॉडी को ये सिग्नल देते रहते हैं कि अभी भी सुबह है या अभी भी रोशनी है। क्यों? हम बेड पे स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करते हैं, करेक्ट? ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं और आप भी शेयर कर सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिससे आपको लगता है कि आपने अपनी बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट में काम किया है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। मान लीजिए कोई सोशल ओकेजन में आपको जाना है, या आपके ऊपर अभी वर्क लाइफ की वजह से कुछ एक्स्ट्रा काम है, या कुछ फैमिली मैटर है। बहुत सारे ऐसे कारण हमारे जीवन में होते हैं जिससे हम हर दिन लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं वो हमारे इस बॉडी क्लॉक से अगेंस्ट जाता है, उससे हम एक प्रकार से लड़ रहे होते हैं, अपनी बॉडी क्लॉक को हम हरा रहे होते हैं, राइट? मिडनाइट ईटिंग, यस, भूख लगती है, वेरी ट्रू, करेक्ट, राइट? स्ट्रेस का बढ़ना, यस, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है। तो हम सभी ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि हम अपनी इस इनर जो घड़ी है इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जाने अनजाने में, हम नहीं जानते हैं। हमारा शरीर बोल रहा है हमको कि हमें सोना है, लेकिन काम है, या हम कहीं बाहर किसी एक इंपॉर्टेंट सोशल ओकेजन में हैं, हम नहीं सो पा रहे हैं, राइट? या स्ट्रेस है किसी चीज को लेकर के, तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम अपनी इस बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट जाते हैं। तो इसीलिए, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया, इसके बहुत सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं, राइट? आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, इन सब का असर पड़ता है। जैसे आपने देखा, डाइजेशन सिस्टम, राइट? आप में से कितने लोग होंगे जो बोलेंगे हम हेल्दी खा रहे हैं, हम पानी अच्छा पी रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा हाई है। क्यों?
कहीं ना कहीं आप ये नोटिस कीजिए, मे बी आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं या सही समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं लेकिन शायद सही समय पर नहीं खा रहे हैं। और वही जैसे आपने देखा आपकी डाइजेस्टिव क्लॉक को भी कैसे वो डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। आपका जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो सब कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, जिसके अलग अलग प्रकार के हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। हम आगे के कुछ मैकेनिज्म्स में या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको हम, वो काफी साइंटिफिक है लेकिन हम उसको एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उससे ये समझेंगे कि कैसे हमारी अच्छी हेल्थ, हमारे खराब हेल्थ सब आपस में इंटरलिंक हैं, राइट। नाउ जब हमने बात कर ली हमारी इस इनर क्लॉक के बारे में कि कैसे हमारी वो बॉडी क्लॉक है, कैसे वो काम करती है, उसका कैसे फंक्शनिंग होता है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप कब खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, या आप कैसे अपनी जो हेल्थ है उसको सुधार सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग श्योर कि आप जब खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, मतलब आपका व्हेन टू ईट, अगर वो आपका कब खा रहे हैं आपका बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर वो सिंक है, अगर वो एक साथ हो जाए, तो वो कैसे आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकता है और कैसे आपको अलग अलग प्रकार की हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है, राइट। नाउ जब हम बात करते हैं कब खाना है, मतलब ये हो गया हमारा फूड क्लॉक, हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से, उसके अनुसार जब हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारा हो गया फूड क्लॉक। जैसे पशु पक्षी खाते हैं, वो रात पे नहीं खाते, वो सुबह उठते हैं तभी उनके जो खाने की जो एक जो सिलसिला होता है वो शुरू होता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी क्लॉक जब सोकर उठ रही है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, उसके हिसाब से जब हम खा रहे हैं, जब हमारा बॉडी सोने की तरफ जा रहा है उस तरफ हम खाना बंद कर रहे हैं, अगर ये सिंक है तो ये हमारी हुई फूड क्लॉक। तो फूड क्लॉक में भी दो चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि आपने कल भी देखा, टाइप ऑफ फूड, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं के साथ साथ क्या खा रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, राइट। टाइप ऑफ फूड, टाइम ऑफ फूड। नाउ जब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फूड, किस प्रकार का खाना होना चाहिए, उसका क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, राइट। ये डेफिनेटली एक हेल्दी कॉम्बिनेशन, अगर आप देखें फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आप एक अच्छा सा सैलेड बनाएं जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन सोर्स हो, उसके अंदर आप स्प्राउट्स डाल रहे हैं, आप उसमें हेल्दी फैट डाल रहे हैं सैलेड ड्रेसिंग की तरह, उसके अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रेजेंट है। अगर आप उसको मॉर्निंग में खा रहे हैं या दिन दिन में खा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपका शरीर उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। अगर आप उसको लेट नाइट खाएंगे, मान लीजिए सोने से ठीक पहले आप खा रहे हैं, आप उसमें आधा घंटे का भी गैप नहीं दे रहे हैं खाने के बाद, क्या होगा, बॉडी क्लॉक आपको कुछ सिग्नल दे सकता है। कुछ लोगों को यही प्रोटीन का सोर्स है, जैसे वो दाल हो गया, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का हो गया, आप उसको खाएंगे, कई लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैस फॉर्मेशन होता है, राइट, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को उस बॉडी क्लॉक के हिसाब से समय नहीं दिया, या आपने फूड क्लॉक के अनुसार खाना नहीं खाया, और वो बॉडी के सिग्नल्स हैं। या फैट, नाउ किसी भी प्रकार का फैट आप आगे भी देखेंगे, गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है। आप गुड फैट भी खा रहे हैं, वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, वो आपको क्या होगा, हेल्दी फैट्स देगा, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप उसको सुबह खा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से मेटाबोलाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, वो आपके शरीर में फैट बनकर स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोने से ठीक पहले खाएंगे तो वो हेल्दी फैट भी आपको कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को वो समय नहीं दिया कि वो उस फैट को मेटाबोलाइज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके अच्छे कामों के लिए। आप उसकी ठीक बात से हो गए, अब क्या हुआ, वो जो फैट था उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो हमारे शरीर में जाकर के स्टोर हो गया। तो ये सही एक ही प्रकार का खाने का कॉम्पोजिशन है, लेकिन अगर वो बॉडी क्लॉक के साथ नहीं है तो आपके बॉडी वो सिग्नल्स दे सकते हैं कि ये खाना मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं टाइम की। जब हमने कहा कि फूड क्लॉक दो चीजों का पार्ट है, एक आप क्या खा रहे हैं और कैसे कब खा रहे हैं। ना जो कब खा रहे हैं, हम बात करेंगे मॉर्निंग के कंटेक्स्ट में, कि मॉर्निंग कंटेक्स्ट में जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं, जब हम उसमें खाना खा रहे हैं, वो हमारा एस्पेक्ट हो गया कब खा रहे हैं का। तो नाउ ये समझने के लिए कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन, या जो हम सुबह हमने अपने अपने शरीर को सबसे पहला जो मील देते हैं
वो कितना क्रिटिकल है। आइए उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि बॉडी क्लॉक के अनुसार हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है रात में, जिसकी वजह से मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन दें तो उसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। ऐसे कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे दिन और रात के बीच में। रात में हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सी वो रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसकी वजह से दिन में या सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेना क्रिटिकल हो जाता है। तो ये आपके सामने कुछ टर्म्स हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम गट बैक्टीरिया बोलते हैं। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, और एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसके बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे, प्रोटीन। नाउ ये नाम कैसे काम करते हैं, इनका क्या रिलेशन है रात और दिन के बीच में, एक एक करके हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, राइट। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले से, या उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं मेटाबॉलिज्म, उससे आप क्या समझते हैं? जब हम बार बार बोलते हैं कि फूड को हमें मेटाबोलाइज करना है, या हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में अच्छा नहीं हो रहा है फूड का, उसका क्या मतलब है? आप में से कोई भी गेस कर सकता है, कुछ सही और गलत नहीं है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, राइट। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, सत्येंद्र जी अमेजिंग, आकाश जी डाइजेस्टिव पार्ट, रेट एट विच योर बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू इट, अमेजिंग एंटरप्रेन्योर लाइफ, वेरी गुड वेरी गुड। मीना शर्मा जी, यस, फूड कन्वर्जन इनटू एनर्जी। आप इससे कितने लोग ऑलरेडी इस प्रक्रिया को समझते हैं और इसकी महत्वता को भी समझते हैं, सो ग्लैड, अमेजिंग, वेरी ट्रू। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम एक सिंपल शब्दों में समझें, कोशिश करें, जैसे हमारे कार का आप एग्जांपल ले लें या कोई भी व्हीकल का एग्जांपल ले लें, उसको ईंधन की जरूरत होती है, राइट। उसको फ्यूल की, पेट्रोल की, डीजल की जरूरत होती है। फिर क्या होता है, वो हमारे शरीर में बर्न होता है, इंजन जिसमें मदद करता है, और वो इसी ईंधन को, इसी पेट्रोल डीजल को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है। यही जो बर्निंग की प्रक्रिया है, यही मेटाबॉलिज्म होती है जो हमारे शरीर में होती है, राइट। जब हम खाना खाते हैं और हम कहते हैं कि ये खाना आपको ताकत देगा, लेकिन कैसे देगा? खाना आपको सीधे दाल चावल या सब्जी रोटी आपको कैसे आपके शरीर को आगे बढ़ाएगा, या दिन तो दिन जो आपका मूवमेंट होता है उसको इंश्योर करेगा? उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट होना है। उसके लिए फूड को जो बर्न करता है, राइट, बर्न एज इन जो उसके अंदर ऐसी प्रक्रियाएं करता है, ऐसे रिएक्शंस करता है कि यही फूड आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, सिंपल सरल भाषा में। अब होता क्या है दिन और रात में, अब वो देखते हैं, राइट। दिन और रात में आप यहाँ पर ये एक फैक्ट्री का हमने आउटलाइन जैसा दिखाया है कि कोई एक फैक्ट्री है जो अब 24 घंटे चलती है, लेकिन रात के समय में जब टाइम होता है फैक्ट्री का, उस समय पर इतना उसके अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है, उसके अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्या हुआ वहां पर? क्योंकि रॉ मटेरियल इतने नहीं है, वर्कर्स इतने नहीं है, राइट। तो क्या हुआ, जो आपका फैक्ट्री है उसमें रात को जो काम करने की जो पद्धति है, जो उत्पादन है, वो कम हो रहा है। वेर एज मॉर्निंग में क्या हुआ, आप अगर उसको रॉ मटेरियल सही टाइम पे दे रहे, वर्कर्स समय पर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपके वर्कर्स हो गए सूरज की किरण, जैसे हमारे शरीर में सूरज की किरण आ रही है, आप रॉ मटेरियल उसको खाने के फॉर्म में दे रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है, ये स्पार्क करता है, जैसे कि आपका नाइट शिफ्ट की जगह जो आपका मॉर्निंग का टाइम है फैक्ट्री में, वो एक ट्रिगर है कि अब हमें वापस से उत्पादन या प्रोडक्शन शुरू करना है। और स्टडीज ये बताती है, जैसे एक स्टडी है जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी करके नामक एक जर्नल में प्रेजेंट है, राइट। उसमें ये दिखाया गया है कि बहुत सारे कारण हैं कि रात को यही जो प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिज्म की, ये करीब 15% तक कम हो सकती है एज कंपेयर टू दिन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली बात, दिन के कंपैरिजन में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा में, जिसे बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब क्या है? जो हमारी पेट, जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, वहां पे जो अग्नि है,
अग्नि मतलब वो एक एनर्जी जो फूड को डाइजेस्ट करती है, मेटाबोलाइज करती है, राइट? वो एक अग्नि हमारे शरीर में रात में कम हो जाती है। इससे होता क्या है, जो भी हम खाना खाएंगे वो इतनी पावर के साथ या इतनी इफिशिएंट तरीके से, कारगर तरीके से ना डाइजेस्ट हो सकती है, ना मेटाबोलाइज हो सकती है। बल्कि दिन में अगर आप वही फूड देंगे तो वो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होती है दिन के समय। यानी आप जो भी खाना देंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा। और दिन में आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। दिन में आपने जैसे देखा कि आपकी मेन जो क्लॉक है ब्रेन, और उसके साथ जो आपके ऑर्गन क्लॉक्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी निरंतर काम कर रही है। इसी की वजह से जो आपका ये मेटाबॉलिक रेट भी होता है वो हाई होता है। कब? दिन के समय। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मॉर्निंग में खाने में आपको बेनिफिट्स हैं या रात को या लेट नाइट में खाने में आपको बेनिफिट्स हैं, राइट? वो आपको एनर्जी कब देंगे, मॉर्निंग में या रात में? आप जो भी खाना खाएंगे वो आपके शरीर को कब ज्यादा लगेगा, रात में या दिन में या सुबह के समय? डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट इंक्रीजेस, यस वेरी ट्रू। हर ऑर्गन जगता है, इसी प्रकार से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी जगता है। मॉर्निंग, एब्सोल्युटली। गीत जी, मिलन गोपाल जी, हेतल जी, यस यस। तो आप खुद देख सकते हैं, इसलिए हमें लेट नाइट स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार से अगर आप रात को खा रहे हैं, हमारे शरीर की जो वो अग्नि है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो स्लो है। अब आपने जो भी खाना खाया वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया, राइट? आप उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहे, वो क्या हुआ, वो अलग अलग फैट बन करके आपके शरीर में स्टोर हो गया, वो ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वो प्रॉपरली सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, राइट? मेटाबॉलिक, ये आपका मॉर्निंग में अच्छा है। इसीलिए जब आप खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, सही समय पे मॉर्निंग में खाएंगे, तो वो आपको एनर्जी देगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रख सकेगा। दूसरा, इससे पहले एक सवाल, बिल्डिंग ब्लॉक हमारे शरीर के लिए वो कौन सा एक रॉ मटेरियल है जो हमारे शरीर की बनावट को बढ़ाता है या हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है? वो कौन सा एक रॉ मटेरियल है? मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अमेजिंग रिस्पॉन्सेस, थैंक यू सो मच। यस, मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, यस। तो यही मेरा सवाल है कि प्रोटीन, यस बद्री जी, वेरी ट्रू, यस इट इज प्रोटीन। पूनम जी, डॉक्टर ईश, यस यस। आकाश जी, एब्सोल्युटली, वो प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर का एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो चलिए उसको भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कि ये दिन और रात में क्या अंतर होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की आप खुद समझेंगे कि इसकी महत्वता दिन में क्या होती है। ये एक एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको, लेट मी यूज माय लेजर, हम यहां से शुरुआत करेंगे, यानी इस रात के समय से शुरुआत करेंगे। रात में जैसे आप समझ लीजिए कहीं पर ही रिपेयर चल रहा है, राइट? रात में, क्योंकि रात में क्यों हो रहा है रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन, हमने देखा हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से अनुसार रात में ही रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। और उसका एक और कारण है, अगर आप देखेंगे कि कहीं बाहर अगर कोई रोड बन रही है, सड़क बन रही है, वो रातों रात में बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि दिन में वहां पर डिस्टर्बेंस होगा, आपका कम्यूट होगा, व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, राइट? तो उस समय पर एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो सकता। इसीलिए रात को ज्यादा एफिशिएंट अगर काम होगा तो वो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी रिपेयर और मेंटेनेंस रात को होता है। अब आप ऐसा समझिए, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई रोड बन रही है और वहां पर रात में आपका जो ये ब्रिक्स है, राइट, आपका सीमेंट हो गया, आपका जो ईंटें हो गई, ये आपका वो रॉ मटेरियल है एज अ प्रोटीन, राइट? आपका वो रात में उस कंस्ट्रक्शन में वो इस्तेमाल हो गया पूरा का पूरा रॉ मटेरियल। अब हुआ क्या, मॉर्निंग में आपके पास बॉडी तो है, लेकिन उसके बिल्डिंग के लिए पूरा दिन को भी वो उसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि वो तो रात में इस्तेमाल हो गया। जब तक आप
उसी बिल्डिंग को वापस से वो रॉ मटेरियल नहीं देंगे, सीमेंट के फॉर्म में, ईंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो रॉ मटेरियल नहीं देंगे, तब आगे आपका वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल पाएगा। और पूरे दिन क्या होगा, फिर वो साइट ऐसी की ऐसी जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो खाली पड़ी रहेगी, वो वहीं के वहीं पॉज हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है उस बिल्डिंग की आगे कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसी प्रकार से जो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, जब रात में बॉडी क्लॉक के अनुसार उसका इस्तेमाल हो गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो हुआ क्या, दिन में तो आपके शरीर में इतना प्रोटीन बचा नहीं, या सुबह सुबह तो प्रोटीन बचा नहीं जो आपको पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज होती है, क्योंकि शरीर की गतिविधियां चलती रहेंगी, लेकिन वो रॉ मटेरियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर कॉम्प्रोमाइज करेगा, राइट। और इसीलिए अगर आप सुबह सुबह अपने शरीर को, क्योंकि अब आपके शरीर में हो गया प्रोटीन शॉर्टेज रात में इस्तेमाल होने के बाद, जिसको हम बोलते हैं इवन नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस, क्योंकि जो आपके शरीर में प्रोटीन का जो बैलेंस है वो नेगेटिव साइड में चला गया, शॉर्टेज हो गया। अगर आपने सुबह रॉ मटेरियल नहीं दिया, तो आप सोचिए कि आपके शरीर की संरचनाएं और उसकी जो भी फंक्शन है, कार्य प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी ही करेगी, राइट। और इसीलिए जब आप मॉर्निंग में देंगे तो आपकी जो भी फंक्शनिंग है वो अगेन चलती ही रहेगी। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि मॉर्निंग में अगर आप अच्छा अमाउंट का, वो भी अच्छी क्वालिटी का, आप जब घर बनाएंगे तो आप खराब क्वालिटी का ईंट या सीमेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, अच्छी क्वालिटी का जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे मॉर्निंग में, तो इससे आपके शरीर को क्या बेनिफिट्स होंगे। सो हम सबको पता है कि प्रोटीन का हर समय आप खाएं, हर सभी मील में लें, और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अपने प्रोटीन को इंक्लूड करना कितना महत्वाकांक्षी है, कितना महत्वपूर्ण है इनफैक्ट। सो आप, आई होप मेरे साथ अग्री करेंगे। आई कैन सो मैं कितने सारे देख सकती हूँ एसेंशियल अमीनो एसिड, यस, गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और मॉर्निंग में होना चाहिए। मॉर्निंग प्रोटीन, सागर जी वेरी गुड, पुष्पा जी यस, मनोहर जी मॉर्निंग में एब्सोल्युटली। आई एम सो ग्लैड आपने इस एग्जाम्पल को कितने अच्छे से समझा और उसको कैच किया है। अब तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था इंसुलिन हार्मोन का। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, राइट, और इसका क्या कनेक्शन है आपका दिन और रात के साथ, इसको समझते हैं। तो इंसुलिन का क्या प्रक्रिया है उसको समझने से पहले जस्ट मैं एक छोटा सा एक बैकग्राउंड दूंगी कि इंसुलिन होता क्या है, राइट। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, जिसका काम क्या होता है, वो हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसको सेल्स तक पहुंचाता है हमारे शरीर में और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। जब मैं बोलूंगी इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता हमारी ऑर्गन्स की, हमारे सेल्स की। जितना कोई सेल संवेदनशील होगा इंसुलिन के प्रति, वो उतनी ही जल्दी इंसुलिन के सिग्नल को समझेगा, उतनी ही जल्दी ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेगा। वही होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी, राइट। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी, यानी हमारा जो ऑर्गन है, सेल है, वो इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, तो वो क्विकली, वो झट से इंसुलिन के सिग्नल को समझेगा और अपने अंदर ग्लूकोज ज्यादा ले लेगा, यानी ग्लूकोज टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब अंदर लेने की जो एक क्षमता है, वो तभी ज्यादा होगी जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। नाउ जब आपने समझ लिया कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, तो दिन और रात में क्या फर्क होता है, अब ये समझते हैं। समझ लीजिए आपका इंसुलिन एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, राइट। अगर आप देखें तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस है, या एक ट्रैफिक लाइट की तरह, अगर आप देखें ट्रैफिक लाइट लगी है। अब आप सबने देखा होगा हमारे सब शहरों में ट्रैफिक पुलिस कब खड़ी होती है या ट्रैफिक लाइट्स कब जल रही होती है, दिन में कि रात में। आई एम श्योर आप सब ये आंसर जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल, दिन में। दिन में ट्रैफिक पुलिस आपको ज्यादा दिखेगी, राइट, या आपको ट्रैफिक लाइट्स जो फंक्शन होंगी वो दिन में ज्यादा दिखेंगी। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या होता है, जब आपकी ट्रैफिक लाइट चल रही होती है, आपका ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, तो वो डायरेक्ट करता रहता है कि कौन सी गाड़ी को किस तरफ जाना है, कौन सी डेस्टिनेशन पे सही समय पे पहुंचने के लिए। वो एक ट्रैफिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी होता है। इंसुलिन यही काम करता है। दिन के समय में इंसुलिन का सिक्रीशन या इंसुलिन के प्रति जो संवेदनशीलता होती है ऑर्गन्स की, वो ज्यादा होती है। स्टडीज जैसे बहुत सारे क्लिनिकल पब्लिकेशंस में आप देखेंगे, जैसे स्लीप क्लिनिक मेडिसिन करके
एक जर्नल है। इसके अलावा बहुत सारे देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इंसुलिन के प्रति जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो मॉर्निंग में ज्यादा है और रात में कम है। तो हुआ क्या, जब इंसुलिन दिन में प्रेजेंट है, आपके शरीर में जो भी ग्लूकोज आ रहा है वो उसको अच्छे से डायरेक्ट कर पाएगा कि उसको कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गन में जाना है और ऑर्गन को लेना है। अगर वही भीड़, वही ट्रैफिक गाड़ियों का रात में हुआ और आपकी ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे तो जाम लग जाएगा, इजंट इट? क्योंकि इंसुलिन की संवेदनशीलता है वो भी कम है रात में। अब इंसुलिन तो जो ग्लूकोज है ऑर्गन्स वो ले नहीं पा रहा है। जैसे आपका रात में ट्रैफिक जैम, राइट, गाड़ियों को कहाँ जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन भी क्लोज है, तो क्या होगा, सड़कों पे जाम लगेगा। और यही एक रीजन है कि बोला जाता है कि लेट नाइट स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना भी ग्लूकोज देंगे वो आपके शरीर के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उस टाइम पर जो ये ट्रैफिक लाइट है, इंसुलिन या ट्रैफिक पुलिस है, वो नहीं है। तो क्या होगा, और आपके जो ऑर्गन्स है वो भी शट डाउन है या वो कम काम कर रहे हैं, तो सारा का सारा ग्लूकोज आपके ब्लड लेवल में ही रह जाएगा, आपके ब्लड में ही रह जाएगा, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप रात में खाते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक्स जो होते हैं, जो उसमें उछाल आता है, वो ज्यादा होता है, राइट। या आपको वो इंस्टेंट एनर्जी तो देगा लेकिन बाद में आपको फटीग करेगा, राइट, क्योंकि भीड़ हो गई है सड़कों पे, ग्लूकोज आपका ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। और इसके बाद उससे ही रिलेटेड और सारे भी कंडीशंस हो सकते हैं, ना कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी बहुत हाई हो जाता है, राइट। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, राइट, अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा समय तक अच्छे से काम नहीं करेगी। जबकि दिन में अगर आप अच्छा अमाउंट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, वो सही पहुंचेगा अपनी अपनी जगहों पे, फिर क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल पे स्पाइक भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस प्रेजेंट है, वो आपके बॉडी में जो भी ग्लूकोज है जैसे ही आपके शरीर में आ रही है उसको अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचा पा रहा है, राइट। तो आपका ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक्स नहीं होगा, वो एक स्टेबल रहेगा। जब आपका ब्लड शुगर स्टेबल है तो आप ज्यादा समय तक एनर्जेटिक फील करेंगे, और इसके बाद जो भी और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आप उसको भी, राइट, कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसके रिस्क को कम कर पाएंगे। सो अगेन, मॉर्निंग वर्सेस नाइट, कब खाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है? आई एम श्योर आप सब समझ गए हैं, मॉर्निंग में। यस, वेरी ट्रू, मॉर्निंग में खाना जरूरी है। मॉर्निंग जब खाएंगे तो आप काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स और हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर पाएंगे ना। सबसे लास्ट एक प्रक्रिया, गट माइक्रोबायोम के अराउंड, कि क्या होता है गट बैक्टीरियाज में रात में और दिन में। उससे पहले एक छोटा सा ग्लिम्स कि गट माइक्रोबायोम और गट बैक्टीरिया होता क्या है ना। हम में से काफी लोग गट बैक्टीरिया का जब हम नाम सुनते हैं बैक्टीरिया का, तो हमको लगता है कि सब बैक्टीरिया खराब है, या काफी लोगों को मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलूंगी तो वो मुझे यही बोलेंगे कि बैक्टीरिया तो अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। बट यहाँ पे दूसरा है, जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास एक कॉलोनी है, हमारे शरीर के अंदर भी स्पेशली स्टमक एरिया में, एक आंतों के आसपास, पेट के आसपास एक कॉलोनी है, स्पेशली आंतों के आसपास, इंटेस्टाइन पे, जो गट माइक्रोबायोटा की होती है, जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवाणु की होते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है, राइट। उसमें बैक्टीरिया होते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं, राइट, वो प्रेजेंट होते हैं ना। ये बैक्टीरिया करोड़ों और अरबों की तादाद में प्रेजेंट होते हैं और हमारे शरीर को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं, टू दैट एक्सटेंड कि इसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। हमारे मेन ब्रेन के बाद अगर सेकंड ब्रेन होता है तो यही होता है, इस गट माइक्रोबायोटा की वजह से होता है ना। ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, राइट। कुछ होते हैं जो हेल्दी गट होते हैं, यानी जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे शरीर को बेनिफिट्स देते हैं, वो अलग अलग प्रकार के मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जैसे विटामिन के, राइट, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और उसका कनेक्शन होता है, वो हमारी फंक्शनिंग, हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो हो गए गुड बैक्टीरिया। इसके साथ साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी कम करने का काम करते हैं। तो अगर एक आप हेल्दी गट की बात करें तो हमेशा वहां पर गुड गट या गुड गट बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए,
और जो हमारे बैड बैक्टीरिया हैं वो कम होने चाहिए। ना ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, राइट? आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हो या सिंपल कार्ब्स ले रहे हो, क्योंकि हमारे शरीर के जो गट बैक्टीरिया है इनका खाना है गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी फाइबर, वो उसका अच्छा एक फूड है। तो आप किस प्रकार का खाना खा रहे हो वो इम्पैक्ट करता है। और जैसे आपको डॉक्टर शाह ने बताया, एनिमल वर्सेस प्लांट बेस्ड भी अगर आप बोल रहे हो, स्टडीज बताती है कि प्लांट बेस्ड बैक्टीरिया जो फूड होते हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो हेल्दी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, राइट? क्योंकि आपके अनहेल्दी भी प्लांट बेस्ड फूड हो सकते हैं, राइट? जो कि पूरे पूरे प्लांट सोर्सेस से बने हुए लेकिन हाई इन फैट हो, शुगर हो, उसकी जगह हमारे जो हेल्दी प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, अगर आप अच्छे अमाउंट में सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साबुत अनाज है, आप जब उनको ले रहे हो तो वो आपके गट बैक्टीरिया को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो आप समझते हैं कि क्या कनेक्शन है गट फिजियोलॉजी का और बॉडी क्लॉक का, राइट? स्टडीज ने देखा है कि जैसे हमारा जो बॉडी होता है वो ऑस्किलेट करता है, वो मूव करता है दिन और रात के बीच में, जो हमारा गट बैक्टीरिया होता है उसका जो संगठन होता है, यानी जो उसका कॉम्पोजिशन होता है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी ऑस्किलेट करती है दिन और रात के बीच में, राइट? तो आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए हमारा यही कॉलोनी, यही सोसाइटी रात का समय है तो शांत है, राइट? वो सन्नाटा होगा, अंदर अंदर वो घर के अंदर हम कुछ भी कर सकते, लेकिन बाहर वही कॉलोनी आपकी शांत होगी, राइट? अब अगर आप वही कॉलोनी अगर सही समय पर सुबह उठ रही है, राइट, तो क्या होगा? जो आपकी सिटी है अब वो एक शांत कॉलोनी से एक बसलिंग कॉलोनी हो चुकी है, वहां पर लोगों का आना जाना, जो गाड़ियां हैं उनका आना जाना सब हो रहा है। लेकिन अगर सारी की सारी गाड़ियां अपने अपने घरों से लेट निकलेंगी तो क्या होगा? सिर्फ ट्रैफिक जाम लगेगा। लेकिन अगर वो सही समय पर उठ रहे हैं, सही समय पर अपना सारा काम करके ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो आपकी सिटी ऑर्गेनाइज रहेगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट वाला रहेगी। अब मान लीजिए यही आपका जो सन्नाटा वाले जो एक रात का समय है कॉलोनी का, लेकिन वहां पर आपका जो ये पड़ोस है, ये जो आपका नेबरहुड है, यहां पर अगर प्रॉपर एक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, राइट, प्रॉपर विजिलेंस नहीं है, क्या होगा? रात को चोर ज्यादा आ सकते हैं, इनफैक्ट दिन में भी आ सकते हैं यही चोर, और ये आपकी इस कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज नहीं रहने देंगे, राइट? कहीं चोरी हो गई, कहीं डाका हो गया, पुलिस आ गई, ट्रैफिक जाम लग गया, तो फिर आपकी वो ऑर्गेनाइज सिटी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से गट फिजियोलॉजी, जो हमारा गट माइक्रोबायोटा होता है, वो काम करता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी ऑस्किलेट करती है, हमारा गट माइक्रोबायोटा भी ऑस्किलेट करता है। और स्टडीज देखी गई हैं कि अगर हमारा खाने का पैटर्न हमारे इसी बॉडी क्लॉक के हिसाब से हुआ तो वहां पर हमेशा गुड बैक्टीरिया होंगे, यानी आप सही समय पे उठ रहे हो, साथ ही साथ में सही समय पे खा भी रहे हो, तो जो गुड गट बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपका टाइम फ्लक्चुएट हुआ, अगर आप अपनी इस बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं, तो मोर ऑफ क्या होगा? बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उनकी संख्या या उनका जो आप प्रपोर्शन बोलेंगे वो ज्यादा होता है हमारे गट में, और उसको करेक्ट करना जरूरी होगा। अगर आप अच्छे से करेक्ट करेंगे, सही समय पे उठने का आप कोशिश करेंगे, सही समय पे खाएंगे, अपने ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे जो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका गट फिजियोलॉजी, कैसे आपका गट बैक्टीरिया भी दिन रात में और दिन में कैसे वो ऑस्किलेट करता है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या होता है ऐसा रात में कि मॉर्निंग में खाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, राइट? तो समराइज करने के लिए, एक सिर्फ समरी के लिए हम देखते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, सुबह खाना क्यों जरूरी है, रात में ऐसा क्या होता है कि दिन में या सुबह सुबह खाना जरूरी है। तो क्या होता है? पहले आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो दिन में या रात में कम हो जाता है, 15% तक कम हो सकता है। रात में नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस क्रिएट होता है, यानी प्रोटीन की शॉर्टेज हो जाती है, उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए दिन में खाना खाना जरूरी है समय पे। इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है या ग्लूकोज टॉलरेंस है, वो रात को कम होती है, वो मॉर्निंग में ज्यादा होती है। और लास्ट आपका गट बैक्टीरिया, आपने देखा कि कैसे उसमें ऑल्टरेशन होते हैं दिन और रात के, और कैसा उसी समय पे खाना खाना जरूरी होता है ताकि आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन से बेनिफिट ले सकें, और कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है।
तो हमने क्या देखा था? मॉर्निंग न्यूट्रिशन इक्वल्स टू टाइम, राइट? यानी कब खाना है। अब हम देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन इक्वल्स टू हेल्थ। अगर आप मॉर्निंग में खाना खा रहे हैं तो वो स्वास्थ्य है। अगर आप रेगुलर इंटेक कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर आप स्किप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट तो उससे काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, या क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये तो हमने देखा कि दिन रात में खाना खा रहे हैं और इसलिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्रिटिकल है, लेकिन पूरे दिन में भी उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हम आगे के और भी सेशंस में अच्छे से जानेंगे। नाउ ये एक छोटी सी स्लाइड है सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो भी हमने अभी तक साइंस पढ़ी है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज होता है जो वैज्ञानिकों को मिलता है हर साल। वो बहुत स्क्रूटनी करते हैं, जिन्होंने काम किया हो बहुत अच्छे से उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। 2017 में इन 3 साइंटिस्ट को इसी ही विज्ञान के ऊपर जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने क्रोनोबायोलॉजी के बारे में बताया था। क्रोनोबायोलॉजी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं बेसिस टाइम, ये दिन और रात के हिसाब से, राइट? और कैसे वो दिन की लाइट, डाइट, टेम्परेचर, इनसे असर पड़ता है, वो साइंस होती है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो न्यूट्रिशन मतलब आपका फूड क्लॉक। ये भी एक प्रकार की एक साइंस है कि आप किस समय खाएंगे और वो आपके शरीर को कैसे कैसे फायदे दे सकता है। क्रोनो न्यूट्रिशन, राइट? और सर्काडियन रिदम, इन 3 कॉन्सेप्ट्स को लाने वाले, इनके बारे में पढ़ने वाले और हम सबके सामने लाने वाले इन 3 साइंटिस्ट को 2017 में नोबेल प्राइज मिला था। और एमवे में हम इसी साइंस को, जो इतनी क्रूशियल और जटिल साइंस है, लेकिन कैसे उसको एक सिंपलिस्टिक और रियलिटी, एक प्रैक्टिकल तरीके से ला करके हेल्दी लाइफ इंश्योर कर सकते हैं, इसमें एमवे एक पायनियर है, वन ऑफ द पायनियर, जो इस विज्ञान पे काम करके हेल्थ बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहा है। नाउ विद दैट हम आज की हैबिट की बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि कैसे हमारा सोने और उठने का पैटर्न इतना मायने रखता है, तो आज से हम एक हेल्दी हैबिट बनाने की कोशिश करेंगे, जो होगा एक हेल्दी स्लीपिंग हैबिट, सही समय पर सोना और उठना। इसके लिए आपको करना क्या है? आप अपने पास एक जर्नल या एक डायरी भी रख सकते हैं, जिसमें आप हर दिन का नोट करें कि आप किस समय जग रहे हैं और किस समय सो रहे हैं, राइट? और कोशिश कीजिए कि वो आपका अलाइन हो जो आपकी बॉडी क्लॉक है, राइट? दिन में सही समय पे रात में सोना और दिन में जब सूरज की पहली किरण होती है, जब सुबह सुबह होती है, उस समय आपको उठना। और उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं एक अच्छी स्लीप के लिए? अपने आसपास कूल, डार्क और जो एक शांत वातावरण है आप उसको रखिए। स्क्रीन टाइम अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके शरीर को क्या सिग्नल दे रहा है कि आप अभी भी दिन है, अभी सोना नहीं है, तो स्क्रीन टाइम को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप हर दिन एक ही पैटर्न को, एक ही स्केड्यूल को फॉलो करें। अगर आप 10 बजे बेड पर जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप उसी समय के अनुसार आसपास ही जाएं। और 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप के लिए कोशिश कीजिए। और कुछ डोंट्स, जैसे कि रात को हेवी मील्स करके सीधे बेड पे ना जाएं, या कैफीन लेकर के सीधे बेड पे ना जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर सकता है, राइट? वो आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से नहीं है। रेसिस्ट, सुबह उठकर के अगर अलार्म क्लॉक लगा दिया है तो उसको बार बार स्नूज पे मत करें। आप उसको दूर रखिए अपने बेड से। जैसे ही आपका अलार्म बजे आप सुबह उठें, बेड से उठ करके उसको बंद करें। क्या होगा? वो आपकी इस नींद को तोड़ेगा। और ऑफ कोर्स जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको आपको बंद कर देना चाहिए, कम से कम 1 घंटे पहले मिनिमम आपको बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद सोने की कोशिश करनी चाहिए। विद दैट, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक फ्रेज था जिसको आप बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो विद दैट आई विल से अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज एंड ऑलवेज शाइन। हमेशा शाइन कीजिए। शाइन का मतलब स्टार्ट एवरी डे, हर दिन एक थैंकफुल नोट के साथ स्टार्ट कीजिए। हमेशा अपने न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी दीजिए और बॉडी क्लॉक के हिसाब से अपना टाइम पे हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए। देन इंटेंशंस को क्लियर रखिए। आप ये मत सोचिए कि खाली मेरा आज का दिन कैसे जाना है इसीलिए मैं एक थैंकफुल नोट के साथ उठूंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा। न्यूट्रिशन लॉन्ग टर्म गोल, आपको फिट रहना है, आपको 60s में भी मैराथन दौड़ना है,
आपको सिर्फ अपने ग्रैंड किड्स के साथ नहीं, आपको अपने ग्रेट ग्रैंड किड्स के साथ भी खेलना है। मुझे उस समय पे भी आत्मनिर्भर रहना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे अपने अंदर बीमारियां नहीं चाहिए। गोल्स रखिए, इंटेंशंस रखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। देन हर दिन कुछ नया सीखिए। छोटी सी छोटी हैबिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे चल करके। देन हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, 20 से 30 मिनट का मिनिमम एक ब्रिस्क वॉक भी, किसी भी प्रकार का मूवमेंट, लेकिन एक्सरसाइज कीजिए और उससे अपने दिन की शुरुआत कीजिए। विद दैट लेट मी शेयर आज की रेसिपी ऑफ द डे जिसे आप शुरू करेंगे। आप आज बना सकते हैं एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक और उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। देखा आपने, एक कितना सिंपल रेसिपी है और आपको कितने सारे बेनिफिट्स दे सकता है, राइट? क्योंकि यही सारी चीजें हमारे पूरे दिन का और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स दे सकता है। इतनी गर्मी में आप खीरा और पुदीना जैसे वेजिटेबल्स और हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए खीरे में 94% वाटर होता है, जो इस गर्मी में हाइड्रेशन करने में कितनी मदद करेगा। और आप उसके अंदर अपना न्यूट्रिएंट बढ़ा सकते हैं। आप उसके अंदर एक स्कूप फाइबर डाल दीजिए, आप प्रोटीन डाल सकते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में मैंने इंश्योर किया कि मैं अपने वाटर के अंदर सिर्फ प्लेन वाटर नहीं लूंगी, मैं उसके अंदर प्रोटीन और फाइबर डालूंगी, ताकि मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मेरे दिन की एक राइट स्टार्टिंग हो विथ राइट न्यूट्रिएंट्स। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और ये एक रेसिपी एक सिंपल है और सब इसको लाइक करेंगे। सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली में हर कोई इसको लाइक करेगा, राइट? तो आज ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देगा। नाउ विद दैट थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। आप सब अपने अपनी चेयर से उठ सकते हैं। आपको जो भी इंस्ट्रक्टर वहां पर आपको बता रहा है, आप उसको फॉलो करते हुए आज की इस इजी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक आसनास है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होंगे। सो लेट मी प्ले दैट वीडियो फॉर यू। A very happy good morning everyone। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक बिगनर फ्रेंडली आसन जो हेल्प करेंगे आपकी कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में भी और उसके साथ साथ आपकी गट की हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पोज से। ये बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है लेग अप द वॉल पोज। तो आप इस पोज को असिस्टेड कर सकते हैं वॉल के साथ, नहीं तो अगर अपने लेग्स की स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं तो इसको बिना किसी वॉल की सपोर्ट से ही करेंगे। कोर को टाइट करके रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे। तो आपने अपने कोर मसल्स को एंगेज कर दिया जैसे ही आपने सांस को छोड़ा और अपनी दोनों लेग्स को खींच लिया। अगर आप कर सकते हैं तो अपने पंजों को एक बार अंदर की तरफ खींचिए, फिर एक बार ऊपर की तरफ, फिर एक बार अंदर की तरफ, फिर एक बार ऊपर की तरफ। अपनी काफ मसल्स को, पूरे के पूरे हैमस्ट्रिंग्स को, ग्लूट्स तक ना एकदम खींच के रखिए और फिर वापस अंदर, फिर खींच के ऊपर और फिर वापस अंदर। एक बार आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो उसके बाद आप सामान्य वे से सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ते रहेंगे, रोक के नहीं रखेंगे किसी भी पोज में सांस को। तो लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस को छोड़ दीजिए।
आप देखिए कि इस पोज में आपकी लेग से भी सारा का सारा ब्लड फ्लो आपकी कोर की तरफ आ रहा है। सो ये बहुत ही अमेजिंग पोज है आपके ओवरऑल गट हेल्थ के लिए। आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इस पोज के अंदर रिलैक्स हो जाते हैं और उनमें बहुत अच्छी मात्रा में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। बट आप इस आसन को खाने के एकदम बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए फर्स्ट थिंग सुबह खाली पेट या लास्ट थिंग सोने से पहले, जब आपके खाने में और आपके सोने के टाइम में 2 to 3 आवर्स का गैप होगा। तो आइए हम चलते हैं हम अपने सेकंड पोज की तरफ, जो है सिंपल स्पाइन ट्विस्ट। अब ये स्पाइन ट्विस्ट बहुत बेसिक फॉर्मेट में आप अपनी दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस भरते हुए प्रिपेयर करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेग्स को एक साइड में और फेस को दूसरी साइड में, और उसके बाद सांस भरते हुए वापस, और फिर सांस को छोड़ते हुए लेग्स एक साइड में और आपका फेस दूसरी साइड में। तो आप देख रहे हैं इस पोज में हो क्या रहा है, आप अपने पूरे के पूरे कोर एरिया को निचोड़ रहे हैं। जैसे कपड़े धोने के बाद हम इसको ट्विस्ट करते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा कोर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डिटॉक्स हो रहा है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव येट वेरी सिंपल आसन है। तो अब इसके अंदर हम छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन करें। इसमें हमने घुटनों को 90 डिग्री पे रखा है। अगर आप कर सकते हैं तो अपनी लेग्स को क्रॉस कर दीजिए और उसके बाद सेम कीजिए। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए लेग्स टू वन साइड एंड फेस टू द अदर साइड। इससे इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यू कैन फील द स्ट्रेच राइट फ्रॉम योर ग्लूट्स टू योर ओब्लिक्स टू योर आर्मपिट्स। पूरा अच्छे से स्ट्रेच को फील कीजिए। अगेन बहुत बेसिक है बट बहुत इफेक्टिव है। ये आपके सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ना, उनमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, उनको डी स्ट्रेस करेगा और डिटॉक्स भी करेगा। और वापस सांस भरते हुए सेंटर। तो आइए हम चलते हैं अपने थर्ड पोज में, जिसका नाम है कोबरा पोज और भुजंग आसन। इसके लिए हम हमेशा थोड़ा साइड में जाएंगे और फिर अपने एक हाथ की सपोर्ट से ऊपर आ जाएंगे। तो आप अगर कोई भी आसन कर रहे हैं जिसको लिए आप बैक पे मैट पे हैं, तो झटके से कभी भी वापस ऊपर उठ के नहीं आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर स्पाइन इज, हमेशा साइड में टर्न लेने के बाद ही आप सेंटर में आएंगे। भुजंग आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास ले आएंगे। आपके पंजे पीछे की तरफ खिंचे हुए रहेंगे। अब जब आप ऊपर आएंगे, आपको अपनी कोर को भी एंगेज करना है, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल बैक करना है, चेस्ट को लिफ्टेड आउट रखना है और ऊपर आते हुए ग्लूट्स को भी टाइट रखना है। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, यहां तक आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप अगर ऊपर जा सकते हैं तो कोशिश करेंगे कि एल्बोस को स्क्वीज करेंगे, साथ में ऐसे करके एल्बोस को बाहर की तरफ पुश नहीं करेंगे। अपनी एल्बोस को स्क्वीज रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे यहां पर, लेकिन अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। लंबा गहरा सांस भर के छोड़ते रहिए और उसके बाद एक बार सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे। बहुत बार इस पोज में आपको होल्ड करने की पावर नहीं होती है, तो आप सिंपल सांस को छोड़ते हुए भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पोज को थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो आप नॉर्मल वे में सांस भरते और छोड़ते रहिए जब आपने इस पोज को होल्ड किया हुआ है। ये आपकी बैक की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार और करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और पीछे होल्ड करेंगे, तो सांस को छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों बहुत ही बेसिक येट वेरी इफेक्टिव गट रीसेट पोजेस। आई होप आज आपने इन सभी आसन का बेसिक फॉर्मेट सीख लिया होगा और अब आप इनको हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। Yes, you heard it right. You can practice them every day. Maybe first thing after getting up in the morning, empty stomach, and it can do wonders to your overall gut health as well as core strength. Keep rocking. ऑलराइट, सो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज डोंट फॉरगेट
टू टेक योर मॉर्निंग न्यूट्रिशन। आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन को हर दिन अपनी इस डाइट का, अपने इस जो डेली रूटीन है, इसका पार्ट बना करके रखिए। अब हम आपसे मिलेंगे कल, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे ये बॉडी क्लॉक के अनुसार अगर आप मॉर्निंग में न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसके पूरे दिन में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या है ये मैजिक ऑफ 3 P's। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के